हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो हमारी मॉडर्न एज है उस पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के कुछ एमसीक्यूज, कुछ पीवाईक्यूज हम मैं लेकर आया हूँ इस लेक्चर में। तो हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स। पहला एसर्शन दिया गया है, डिकेंस नोवेल आर कॉल्ड न्यूगेट नोवेल। डिकेंस की नोवेल को न्यूगेट नोवेल बोला गया है। बिल्कुल बोला गया है, क्योंकि अब देखो उस टाइम पे दो तरह के, ये प्रिजन जो है उसका नाम है न्यूगेट। न्यूगेट और मार्शल सी प्रिजन, दो तरह की प्रिजन होती थी, न्यूगेट और मार्शल सी प्रिजन, जिनमें मोस्टली क्रिमिनल्स को रखा जाता था। तो डिकेंस की नॉवल जो है वो करप्शन से डील करती है, जो क्रिमिनल है उनके बारे में दिखाया है इसने, इसलिए इनकी नॉवल को न्यू गेट नॉवल बोला गया है। दे आर कोल्ड सो, क्यों बोला गया है? बिकॉज डिकेंस एडुलेट्स इन दिस नॉवल द करियर एंड एडवेंचर्स ऑफ क्रिमिनल्स। ऐसा दिखाया है उसने क्रिमिनल्स के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेना मॉरिस इज कैरेक्टर इन जॉर्ज एलियट्स नॉवल। एडम बीट में है डेना मॉरिस, राइट आंसर होगा एडम बीट। देखो डिकेंस और एलियट हार्डी, इनके कैरेक्टर पूछे जाते हैं पेपर में, तो इनके कैरेक्टर्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं आपको। नेक्स्ट, पुट द फॉलोइंग नॉवल ऑफ जॉर्ज एलियट इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में सेट करना है। मिडिल मार्च लिखा गया है 1872, डेनियल डेरोंडा 1876 और फ्लैग सॉल्ट 1866 है, और उसके बाद है रोमोला 1863 में। ठीक है, तो सबसे पहले रोमोला आएगा इसमें, फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ये सही होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है, ए प्रोटोगनिस्ट राइट्स ए लेटर ऑफ कन्फेशन। कन्फेस करने के लिए एक प्रोटोगनिस्ट इसमें राइटर एक लेटर लिखता है, बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट, बट कारपेट के नीचे खो जाता है। ओनली टू फाउंड ऑन द वेडिंग डे। कब मिलता है? वेडिंग डे पे। हु इज द प्रोटोगनिस्ट? प्रोटोगनिस्ट है इसमें टेस। टेस ऑफ द डी आर्बेविले में टेस का रेप कौन करता है? एलिक। बाद में इसको प्यार किससे होता है? एक लड़का होता है एंजल क्लियर, तो वो शादी वाले दिन इसको सब कुछ बता देती है। तो वो पहले एक लेटर लिखती है, लेटर खो जाता है, लेकिन शादी वाले दिन सारी बातें रिवील कर देती है कि एलिक ने मेरा रेप किया था। ठीक है, जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम भी इसे रखा था सोरो। ठीक है, तो ये फिर शादी वाले दिन इसको छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ये तो कन्फेस करना चाहती है, बताना चाहती है सब कुछ, लेकिन ये छोड़ के चला जाता है इसको। बाद में एलिक दोबारा इसका रेप करने की कोशिश करता है। ये टेस का मर्डर कर देती इसका सॉरी टेस एलिक का मर्डर कर देती है इस नॉवल में। बाद में टेस को फांसी दे दी जाती है। विक्टोरियन जो फॉल्स मोरालिटी है वो दिखाई है थॉमस हार्डी ने इस नॉवल में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, टेस। नेक्स्ट है, चार्ल्स डिकेंस कैरिकेचर्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद द टेलिंग डायरेक्टनेस इन हिज पोर्ट्रेल ऑफ। यूटिलिटेरियन फिलोसफी दिखाई है यह चार्ल्स डिकेंस के एक वर्क में। चार्ल्स डिकेंस का वो कैरेक्टर कौन सा है? ये है, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि हम मोस्टली उसमें हम अपना फायदा ढूंढते हैं उस चीज में। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर के हैप्पीनेस की बात की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटेरियन। ठीक है, लेकिन इसमें हम इमोशंस को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब एक डिकेंस का एक वर्क है जिसकी ओपनिंग लाइन है, फैक्ट फैक्ट फैक्ट, ये वाला वर्क है, और उसमें एक कैरेक्टर है थॉमस ग्रैंड ग्रेट। ठीक है, ये वाला कैरेक्टर है जो यूटिलिटेरियन थिंकिंग को फॉलो करता है इसमें, और इसकी बेटी है उसकी एक बूढ़े आदमी से उसकी शादी करवा देता है। ठीक है, और उस नोवेल का नाम भी, क्या नाम था उसका? मिडिल मार्च तो एलियट की है, अब नाम ध्यान नहीं आएगा। बहुत फेमस नोवेल है डिकेंस की। ठीक है, तो इसमें आएगा थॉमस ग्रैंड ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट है, लिटरेरी वर्क सच एज चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, सैमुअल बटलर, द वे ऑफ ओल फ्लैश एंड जेम्स जॉयस पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ विच नॉवेलिस्ट फॉर्म। कौन सी नॉवेलिस्ट फॉर्म इसमें यूज की गई है?
देखो, डेविड कॉपरफील्ड क्या है? एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है राइटर की, स्टार्टिंग से लेके उसकी एंडिंग तक की लाइफ जो है वो दिखाई गई है। द वे ऑफ ऑल फ्लैश में भी दिखाया गया है यही। और जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, उसमें भी उसके स्कूल डेज, जो जब वो बचपन में स्कूल में जाता है उन दिनों को दिखाया गया है, उसके जवानी के दिनों को दिखाया गया है। ये नोवेलिस्ट फॉर्म जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिल्डंग्स रोमन, या इसको कमिंग एज नोवेल भी बोल सकते हैं। कमिंग एज नोवेल या बिल्डंग्स रोमन भी इसको बोलते हैं, जिसमें राइटर की या किसी भी कैरेक्टर की बचपन से लेकर जो अडल्टहुड तक की स्टोरी को मेंशन किया जाता है उसको बिल्डंग्स रोमन बोलते हैं। ये टेक्निक इनमें यूज की गई है। नेक्स्ट, हु अमंग द विक्टोरियन ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज एन एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक को किसने बोला है खुद को? जॉर्ज इलियट ने। जॉर्ज इलियट ने खुद को डिस्क्राइब किया है एज एन एग्नोस्टिक। अगला, इन विच नॉवल डज द हीरो डिराइवन बाय द पैशन एंड रिवेंज एड ए न्यू डायमेंशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सफरिंग। पहले तो वो सफर करता है, ठीक है, बाद में एक पैशन बनाता है रिवेंज के लिए, ठीक है, एक पैशन क्रिएट करता है, यानी कि वो बदला लेना चाहता है, क्योंकि पहले उसको, वो उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे, वो बिल्कुल गरीब था, एक लड़की से प्यार करता है तो प्यार सिर्फ इस बात के लिए उसको ठुकरा दिया जाता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। बाद में वो धड़कन वाला सुनील शेट्टी बन के आता है, बहुत सारे पैसे कमा के बदला लेने के लिए। वो है वदरिंग हाइट में, ठीक है, इसमें है हीथक्लिफ नाम का कैरेक्टर है जो ऐसे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हार्डीज लास्ट मेजर नॉवल वाज। लास्ट मेजर नॉवल हार्डी की कौन सी है? ज्यूड द ऑब्सक्योर, 1896। नेक्स्ट, उसके बाद द ऑथर ऑफ द एसे सिली नॉवल बाय लेडी नॉवलिस्ट, ये है जॉर्ज इलियट। सिली नॉवल बाय लेडी नॉवलिस्ट किसने लिखा है? जॉर्ज इलियट ने। अब इसमें से आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेडी नॉवलिस्ट थोड़ा सा आप अजम्पशन कर सकते हो, इसमें से लेडी नॉवलिस्ट कौन सी है? जॉर्ज इलियट ही है, बाकी सारे मेल हैं। इन रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग व्हिच पेंटर डज एंट्रा डेल सार्टो कंपेयर हिमसेल्फ टू, किसके साथ कंपेयर किया गया है इसने? एंट्रा डेल सार्टो को राफेल के साथ कंपेयर किया गया है। वैसे और भी काफी सारे, तीन चार और पेंटर हैं, तीन पेंटर और उसमें उनका रेफरेंस आपको मिलता है, राफेल है, माइकल एंजेलो है, इस तरह के हैं, तो इसमें राफेल के साथ कंपेयर किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट द समथिंग विल टर्न अप। मेकाबर नाम का कैरेक्टर होता है डिकेंस का, जो हमेशा सोचता है कि कुछ अच्छा होगा, उसको होप होती है, तो उस कैरेक्टर का नाम है मेकाबर। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉमस कार्लाइल राइटिंग। थॉमस कार्लाइल की राइटिंग से कौन कौन से ऑथर इसमें से इंस्पायर है? चार्ल्स डिकेंस है, एलिजाबेथ गास्केल है, एमिली ब्रॉन्टे नहीं है, ऑस्कर वाइल्ड भी नहीं, तो पहला और दूसरा दोनों आएंगे इसमें, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एस बायट पोजेशन अटेम्प्ट टू द इमिटेशन ऑफ द वर्क ऑफ टू विक्टोरियन पोएट लूजली बेस्ड ऑन। एस बायट ने वर्क लिखा है पोजेशन नाम से, 1990 में बुकर अवार्ड भी मिला है इसके लिए एस बायट को। तो उसमें दो इमेजिनरी लव स्टोरी दिखाई गई है दो विक्टोरियन पोएट्स की। एक तो है एल्फ्रेड टेनिसन नहीं है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, क्रिस्टिना रोसेटी है। ये दोनों की फिक्शनल जो लव स्टोरी है उसको दिखाया है एएस बायट ने इस बुक में। तो इसमें सेकंड और थर्ड दोनों सही है इसमें। इन विच ईयर डिड द ग्रेट एग्जीबिशन टेक प्लेस? ग्रेट एग्जीबिशन टेक प्लेस इन द क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस was designed in 1848 by विलियम पैक्सटन। विलियम पैक्सटन ने डिजाइन किया था 1848 में। ये दुनिया का पहला ग्लास का मॉल बनाया गया था इंग्लैंड में, जहां पे एक बड़ा एग्जीबिशन किया गया था 1851 में। तो इसका आंसर होगा 1851। गॉड इज रेफर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स, कौन से वर्क में ऐसा? टेस्ट ऑफ द डी आरबीवी, इसमें है गॉड द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स। लेडी डेडलॉक कैरेक्टर है ब्लीक हाउस में, डिकेंस का फेमस वर्क है। नेक्स्ट, a fragmentary unfinished novel entitled Emma was published in Cornhill magazine।
कॉर्नहिल मैगजीन का एडिटर पूछा गया भाई पहले पेपर में, कौन है? WM ठाकरे। पॉइंट नोट कर लेना साथ साथ। कॉर्नहिल का एडिटर रहा है ठाकरे। और ये कॉर्नहिल में एमा नाम की एक नॉवल है, उसको पब्लिश किया गया था, अनफिनिश थी, शार्लोट ब्रोंटे की नॉवल है ये। अगला क्वेश्चन है, इन वाइल्ड सरगोसो सी व्हाट इज द नेम ऑफ द रोचेस्टर क्रियोल वाइफ टू बी? बर्था नाम है उसका, बर्था मैसन। ठीक है, जे उसमें 1847 वाली नॉवल है, उसमें भी है ये सेम बर्था वाली। एमिली ब्रोंटे, एन ब्रोंटे, इन तीन बहनों में से है किसी के एक नॉवल। नेक्स्ट फिर मैच करना है, मैच द कैरेक्टर विद द वर्क। पिप, पिप जो है कैरेक्टर किसमें है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है। कैसबन मिडिल मार्च में है। बैकी शार्प वैनिटी फेयर ठाकरे वाले में है। हीथ क्लिफ है वदरिंग हाइट में। इस तरह से मैच करना था इसको। अगला क्वेश्चन है, विच नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी बिगिंस विद द सोमबर डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टन हीथ? एक्टन हीथ जो है वो एक कैरेक्टर भी है और ये एक फिलोसफी भी यूज की है थॉमस हार्डी ने, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। सेकंड वाला सही है इसमें। उसके बाद द इन रॉबर्ट ब्राउनिंग एंट्रा टिल साल्टो विद विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर डज एंट्रा नॉट कंपेयर हिमसेल्फ विद? इसमें किसके कौन से के साथ नहीं कंपेयर किया गया है? देखो पहले भी ये क्वेश्चन आया है, अब तीनों को पूछ लिया है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि किसके साथ कंपेयर नहीं किया। माइकल एंजेलो के साथ किया है, लियोनार्डो डे विंची के साथ भी किया है, रैम्बर्ट नहीं है ये, राफेल के साथ तो पहले आ चुका है राफेल वाला क्वेश्चन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच नैरेटिव पोएम बाय लॉर्ड टेनिसन प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ ए फिशरमैन टर्न मर्चेंट सेलर हु आफ्टर ए शिपरेक इज मैरून्ड ऑन ए डेजर्ट आइलैंड? ये है इनच आर्डन में। इनच आर्डन में एक फिशरमैन है जो एक मर्चेंट सेलर बन जाता है, उसका शिपरेक हो जाता है उसके बाद। अगला है, इन मेमोरियल वर्सेस मैथ्यू आर्नोल्ड पेज ट्रिब्यूट टू द थ्री ग्रेट पोएट्स, हु आर दे? किसको ट्रिब्यूट किया है मेमोरियल वर्सेस में? गोथे को, वर्ड्सवर्थ को, बायरन को। ठीक है। नेक्स्ट, लिटन स्ट्रेचेस एमिनेंट विक्टोरियन कैरीज द बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ राइटर एंड पब्लिक फिगर? कौन कौन से पब्लिक फिगर थे जिनको लिटन स्ट्रेचे ने एमिनेंट विक्टोरियंस में मेंशन किया है, उनकी बायोग्राफी लिखी है? एक तो थॉमस आर्नोल्ड है, मैथ्यू आर्नोल्ड का फादर है, पब्लिक जो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम को लॉन्च किया था थॉमस आर्नोल्ड ने। उसके बाद इसमें कार्डिनल मैनिंग है, रिलीजियस रिफॉर्मर है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर मानी जाती है ये, और थॉमस आर्नोल्ड और जनरल गॉर्डन है। ये उस टाइम पे वॉर स्किल के लिए जाने जाते थे, तो कुछ न कुछ सोसाइटी के लिए रिफॉर्म किया था। ये पब्लिक फिगर की बायोग्राफी लिखी है इसने, लिटन स्ट्रेचे ने, एमिनेंट विक्टोरियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल ओपन्स दस Whatever I shall turn out to be the hero of my life, hero of my own life, ऐसी बात की है डेविड कॉपरफील्ड में, डिकेंस ने। और whether that station will be held and anyone else, डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट, based on the life of 13th century troubadour from among the following identify work that marked as a catastrophic failure in Robert Browning poetic career? सोर्डेलो वाला है ये, जिसमें 13th सेंचुरी के जो फ्रांस के भाट होते हैं जो एक दूसरी जगह पे भटकते रहते हैं, उस पे बेस्ड है ये कहानी। ये है सोर्डेलो वाली नॉवल। उसके बाद है, कंसीडरिंग द स्टोरी ऑफ द नॉवल व्हाट डज द टाइटल डॉम्बी एंड द सन स्टैंड फॉर? डॉम्बी एंड सन, इसमें क्या होता है, उसका कोई बेटा नहीं है, जो बिजनेसमैन है ना इसमें। ठीक है, स्टोरी एक बिजनेसमैन के आसपास ही रिवॉल्व करती है, जो ओनर है उसका कोई भी मतलब मेल चाइल्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक चॉइस की गई है, सजेस्ट द चॉइस बिटवीन ए सन एंड ए डॉटर। ठीक है, लेकिन बेटा कोई उसका है नहीं। ठीक है, तो बचती कौन है? डॉटर। तो चॉइस है एक सन और डॉटर के बीच में। अगला, which one of William Makepeace Thackeray's novel has the following the closing sentence? Which of us I happy in this world? Which of us has his desire or having it satisfied? लास्ट में सब कौन सी नॉवल में है ठाकरे की? Who is happy in the end? एंड में कौन हैप्पी होता है? किसकी जो डिजायर्स है? Which of us has his desires? किसकी कितनी सारी डिजायर्स है, क्या किसी की कंप्लीट होती हैं, फुलफिल होती हैं, नहीं होती, और हैविंग, और क्या कौन कौन उनसे सेटिस्फाइड होता है?
वेनिटेटस वेनिटेटम, ठीक है, इस तरह की लाइन है वैनिटी फेयर में, विलियम मैकपिस ठाकरे का वर्क वैनिटी फेयर, ठीक है। ये लास्ट लाइन है, ऐसे किसी और लैंग्वेज में लिखा है वेनिटेटस वेनिटेटस वेनिटेटम, वेनिटेटम स्पेलिंग देख लेना एक बार। ये लाइन है लास्ट वाली इसकी, हु इज हैप्पी इन द एंड, ठीक है। अभी लाइफ जो है यहाँ पे खत्म नहीं होती है, और भी बहुत कुछ होता है लाइफ में, ऐसा बोला है ठाकरे ने। विच टू ऑफ द फॉलोइंग नॉवल बिलोंग टू द विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में इनमें से विक्टोरियन एज में कौन कौन से हैं? पेंडनिस विक्टोरियन एज में है, डॉम्बी एंड सन है डिकेंस का, बैटल ऑफ बुक्स जोनाथन स्विफ्ट क्रॉस हो जाएगा, बारचेस्टर टावर भी क्रॉस हो जाएगा, नहीं बारचेस्टर टावर तो आएगा इसमें, बारचेस्टर टावर एंथनी ट्रोलोप का है, तो इसमें पहला दूसरा और चौथा तीनों सही है, पहला तीसरा चौथा तो दिया ही नहीं गया। अब क्या करें, इसका सॉल्यूशन होगा फिर ऐसे, एक दो, ये सही है एक तो, और एक ये सही है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे, राइट। ये पेंटनिस, डॉम्बी एंड सन, बारचेस्टर टावर, ये तीनों वर्क जो है वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम आर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनमें से रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम कौन सी है? लॉक्सली हॉल एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, पाइड पाइपर ऑफ हैम्लिन ये है ब्राउनिंग की, पोएटिक जस्टिस का एग्जांपल है, लेडी ऑफ सैलोट ये भी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो इन द कैंपेन ये है, ये दोनों बी और डी वाली आएगी, बी और डी किसमें दिया है, बी और सी कैसे होगा, लेडी ऑफ सैलोट तो है ही नहीं आंसर, ये गलत आंसर दिया गया है यहाँ पे, बी एंड डी आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हेरोल्ड स्किम्पोल इस कैरेक्टर, ब्लीक हाउस में कैरेक्टर है हेरोल्ड स्किम्पोल, ये पोर्ट्रे करता है किसको, ले हंट की लाइफ, ठीक है, ले हंट की लाइफ पे बेस्ड है ये कैरेक्टर हेरोल्ड स्किम्पोल, ब्लीक हाउस में डिकेंस का कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैव बीन ऑथर्ड बाय थॉमस कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल का कौन सा वर्क है इसमें? चार्टिज्म है, पास्ट एंड प्रेजेंट ये भी है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी का है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ड्सवर्थ का भी है ये, ठीक है। और सुस्पिरिया डे प्रोफेंडिस ये थॉमस डी क्विंसी का है, इंग्लिश मेल कोस भी डी क्विंसी का है, तो डी और ई इसमें से नहीं है, ए बी सी दिया गया है, ठीक है, तीनों सही है। नेक्स्ट, एडम इन एडम बीट ऑफ जॉर्ज इलियडिस, क्या है एडम इसमें? कारपेंटर, एक स्किल्ड कारपेंटर, बहुत ही मेहनती आदमी है इसमें, जो मेन कैरेक्टर है एडम, एडम बीट में। अगला, इन नॉवेल ऑफ डिकेंस ए हाई स्पिरिटेड बॉय ऑफ 19 इज लेफ्ट पेनीलेस अलोंग विद हिज मदर एंड सिस्टर, केट, केट वाला कैरेक्टर है निकोलस निकल्बी में, 19 साल का एक लड़का होता है, ठीक है, डिकेंस की नॉवेल में ये है निकोलस निकल्बी। अरेंज द chronological sequence in which following works were published, हाँ ये मैसन, बर्था मैसन की बात कर रहा था, किसमें है वो? 1847 वाली नॉवल है जेन आयर, इसमें है वो, 1847 में है ये। टेल ऑफ टू सिटीज है 1857 या 59, 1859 है शायद, मिडिल मार्च है 1872। द रिटर्न ऑफ नेटिव आई थिंक 1878 में है, और न्यू कम्स है 1855 मैकपिस ठाकरे का। सबसे पहले कौन सा आएगा? ए आएगा, उसके बाद ई, ए ई, देन बी सी डी, ए ई बी सी डी, ये दिया गया है सेकंड ऑप्शन, ये सही है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल इन क्रोनोलॉजिकल पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इनको भी अब सेट करना है क्रोनोलॉजी में। ज्यूड द ऑब्सक्योर 1895 में है, टेस ऑफ डी आर्बिविले 1891 में है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 में है, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 में है। तो इसमें आएगा सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी ये दिया गया फर्स्ट में, ठीक है, इस तरह से आपको
क्रोनोलॉजी में इनको सेट करना है, इसलिए डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी। हार्डी की, ठाकरे की, एलियट की, डिकेंस की, इनके वर्क्स की डेट आपको अच्छे से याद करनी है। टीएस एलियट के भी स्पेशली, और विलियम बटलर येट्स की, जो मॉडर्न राइटर। मॉडर्न में तो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, वैसे मॉडर्न से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं क्रोनोलॉजी के। सर वेलेबी इज ए कैरेक्टर अपीयर्ड इन विच नॉवल? द इगोइस्ट, इस नॉवल में सर वेलेबी नाम का कैरेक्टर है। ये इगोइस्ट नॉवल है, किसकी है? जॉर्ज मेरेडिथ की। उसके बाद सेवन लैम्प ऑफ आर्किटेक्चर इज रिटन बाय जॉन रस्किन का है, सेवन लैम्प ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, इन ए नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस ए हाई स्पिरिटेड बॉय ऑफ नाइटिंग, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, निकोलस निकलबी का है। उसके बाद विच ऑफ द नॉवलिस्ट हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद योर वर्क्स, इनमें से कौन से करेक्टली मैच किए गए हैं वर्क्स के अकॉर्डिंग? थॉमस हार्डी, रिटर्न ऑफ द नेटिव लिखा है थॉमस हार्डी ने, सही है। चार्ल्स डिकेंस का हेनरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मोंड, ये गलत है क्योंकि ये किसका है? डब्ल्यू एम ठैकरे का। वर्जीनिया वुल्फ ने डेलोवे लिखा है, सही है। उसके बाद जॉर्ज एलियट नॉर्थएंगर एबे, ये किसका है? नहीं, ये भी गलत है। नॉर्थएंगर एबे जेन ऑस्टन का है। शार्लोट ब्रंटे का प्रोफेसर है, तो इसमें ए सही है, सी सही है और ई, ए सी ई, ऑप्शन सेकंड। आगे, सम ऑफ द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट टेक्स्ट ऑफ द विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के लिए के अंदर जो टेक्स्ट है, जो क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं विक्टोरियन एज में, कौन कौन से हैं? स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा, ये है, ठीक है। ये है वॉल्टर पीटर का है, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, इसका अंदाजा नहीं है। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये नहीं है क्योंकि ये मॉडर्न में आता है, टीएस एलियट ने लिखा है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इन प्रेजेंट टाइम, ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड का है, ये भी आएगा इसमें। ए डी, एक मॉडर्न पेंटर है, मॉडर्न पेंटर भी किसका है? जॉन रस्किन का है, तो ये भी विक्टोरियन में आता है, ए डी ई, ये है इसमें ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू फॉलोइंग आर फेलेसियस एवोल्यूशन ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड द स्टडी ऑफ पोएट्री? स्टडी ऑफ पोएट्री में मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था कि फॉल्स एवोल्यूशन पोएट्री की होती है अगर हम उसमें हमारा जो पर्सनल एस्टीमेट लगाते हैं, या फिर राइटर की बायोग्राफी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, या फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे फॉल्स एवोल्यूशन होगा, ठीक है, बायसनेस होगी। इसलिए हमें क्या अवॉइड करना है? कॉन्टेक्चुअल एस्टीमेट अवॉइड नहीं करना है, कॉन्टेक्स्ट पे तो ध्यान देना है। एक तो पर्सनल एस्टीमेट, अपनी तरफ से कोई एस्टीमेट हम नहीं लगाएंगे, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट के बारे में, या कोई मीनिंग अपनी तरफ से नहीं निकालेंगे। कंपैरेटिव एस्टीमेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक है हिस्टोरिक एस्टीमेट, ये दोनों हमें अवॉइड करने हैं। उसकी हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानना है, और अपना पर्सनल भी, या फिर राइटर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी नहीं जानना है। ये दोनों एस्टीमेट हमने अवॉइड करने हैं, तो इसका आंसर होगा बी और डी। अगला है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, व्हाट इज प्रपोज्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड एज द एसेंस ऑफ क्रिटिसिज्म? एसेंस ऑफ क्रिटिसिज्म क्या बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम? उसने बोला था डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब होता है जब कोई हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है किसी टेक्स्ट में, ठीक है, तो वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने उसको एसेंस ऑफ क्रिटिसिज्म बोला है, ठीक है। तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है उसको बोलते हैं डिसइंटरेस्टेडनेस। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इन द आर्टिकल फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री अटैक द प्री रैफेलाइट? प्री रैफेलाइट स्पेशली डीजी रोसेटी पे अटैक किया गया है, किसने लिखा है? रॉबर्ट बकानन ने लिखा है कि फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री स्पेशली अटैक किया गया है किस पे? प्री रैफेलाइट पे। प्री रैफेलाइट में स्पेशली डीजी रोसेटी पे, ये है रॉबर्ट बकानन। नेक्स्ट है, एप्ट वोगलर इज ऑथर्ड बाय, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है एप्ट वोगलर। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द पोएट लॉरिएट आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पोएट लॉरिएट कौन बनता है? रॉबर्ट साउदे? नहीं, रॉबर्ट साउदे तो पहले ही था। 1830 से लेकर 13 से लेकर 43 तक साउदे था। उसके बाद 1843 से 50 तक बना वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 के आगे पोएट लॉरिएट बना एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 50 ही क्वेश्चन थे इसके। दिस इज ऑल अबाउट
द क्वेश्चंस ऑफ विक्टोरियन एज। आगे हम जो जो ऊपर से चल रहे हैं, हम पहले हमने मॉडर्न कर लिया, विक्टोरियन है, उसके बाद जो एज आएगी जैसे रोमांटिक एज है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।